हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने मोलैरिटी तक कर लिया था। और अब देखो उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है नॉर्मेलिटी। कैपिटल एन। देखो नॉर्मेलिटी का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute, number of gram equivalents of solute dissolved per liter of solution। भाई 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होंगे, किसके? सोल्यूट के। देखो मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब अगर आप इसके लिए फॉर्मूला बनाते हो n, तो ये इक्वल होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व हैं सोल्यूट के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लीटर के अंदर सॉल्यूशन में। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम फाइंड करते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब देखो यहाँ पे ये टर्म नहीं है इक्विवेलेंट मास। अब बात ये आती है कि भाई हम इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करते हैं। अगर मैं पहले डायरेक्टली नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनाऊं तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W, that is given mass of solute by equivalent mass of solute। अब मान लो कि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे 1000। भाई जब सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो बाय 1000 करोगे, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मेलिटी का। अब देखो पीछे हम लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आप इसकी जगह ये टर्म भी यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मल या कैपिटल एन। अब बच्चों इसमें जो हमारा पॉइंट आता है कि भाई हमने इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करना है। फॉर्मूला तो बन गया। अब पॉइंट ये है गिवन मास आपको पता होगा, वॉल्यूम आपको पता होगा सॉल्यूशन का। अब सिर्फ जो क्वांटिटी आपको फाइंड करके रखनी है वो है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए देखो अगर हम इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड फाइंड करते हैं, फॉर एसिड इक्विवेलेंट मास जो है वो इक्वल होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय में बेसिसिटी। देखो एसिड की हम फाइंड करते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H+ आयंस दैट वन मॉलिक्यूल कैन लॉस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाते हुए
कोई भी एसिड जितने H+ लॉस कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी बेसिसिटी। तो एसिड की क्या होगी, बेसिसिटी होगी। अब जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास एग्जांपल आ गया HCl का। भाई HCl जो है ये कितने H+ लॉस कर सकता है, 1। तो इसका मतलब है कि इस केस के अंदर इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी आएगी, 1 आएगी। अब मान लो कि इसकी जगह हमारे पास ये एग्जांपल आ गया H2SO4, तो अब ये कितने H+ लॉस कर सकता है, 2। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी आएगी, 2। तो भाई अगर आप H2SO4 का इक्विवेलेंट मास फाइंड करते हो तो देखो इसका मोलर मास हम पहले भी कैलकुलेट करते हैं, वो आता है 98। अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलर मास बाय में बेसिसिटी। तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है, 2। तो ये इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 49। अब देखो इसके बाद इसमें जैसे थर्ड एग्जांपल है H3PO2। तो अब आपको देख के ये लग रहा होगा कि ये 3 H+ लॉस कर सकता है, बट ये 3 H+ लॉस नहीं करता। ये जब हम कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि क्यों यहाँ से सिर्फ एक ही H+ निकलता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी आती है, 1। तो एसिड के लिए आप इक्विवेलेंट मास जो है वो ऐसे फाइंड कर सकते हो। अब देखो बच्चों इसके बाद है बेसिस के लिए। बेसिस के लिए जब हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं वो इक्वल आएगा हमेशा मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ या एसिडिटी, और बेस की हम देखते हैं एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस लॉस्ट इन सॉल्यूशन बाय 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जितने OH नेगेटिव आयंस को लॉस कर सकता है वो क्या होती है, बेस की एसिडिटी। और अब अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल आ गया NaOH का, तो अब ये एक OH को लॉस कर सकता है, तो इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी आएगी, 1। अब सेम बेसिस पे जैसे मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितने OH लॉस कर सकता है, 2। तो इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी आएगी, 2। तो अगर आपको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो वो हमेशा इक्वल आएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय में 2। तो आप ऐसे एसिड और बेस के लिए उनका इक्विवेलेंट मास जो है वो फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद देखो थर्ड आता है कि अगर कोई सॉल्ट दे रखा हो तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा। देखो साल्ट के अंदर हम देखते हैं टर्म यूज करते हैं एक N फैक्टर। इक्विवेलेंट मास जो है वो इक्वल होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय में N फैक्टर। N फैक्टर का यहां पे मतलब है टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम क्या कहेंगे, N फैक्टर। तो जब कोई साल्ट आ जाता है तो उसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय में N फैक्टर। अब जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, अब जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल आ जाता है Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट का। तो बच्चों ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब कार्बोनेट
कार्बोनेट पूरा ये मॉलिक्यूल ऐसे आयन है, CO3 2 नेगेटिव आयन, सल्फेट भी ऐसे ही है, SO4 2 नेगेटिव आयन, नाइट्रेट भी होता है ऐसे, NO3 नेगेटिव आयन। तो ये एक पूरा आयन होता है ऐसे। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब ये CO3 पूरा कितना है 1, तो फिर आप ऐसे क्रॉस करके लिखते होगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये नंबर आगे, तो 2Na प्लस, और फिर ये नंबर आगे लिखोगे तो एक CO3 2 नेगेटिव। अब एक Na पे एक पॉजिटिव चार्ज है, 2 Na पे कितना होगा 2, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो 2 है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो n फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 2। अब आप इसकी जगह पे अगर मान लो हम दूसरा एग्जांपल ट्राई करें, मान लो हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 की थ्राइस। अब सल्फेट कंप्लीट होता है, अभी मैंने आपको बताया SO4 कंप्लीट होता है और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब मैं इसको क्रॉस करके यहाँ लिख रहा हूँ, इसको क्रॉस करके यहाँ लिख रहा हूँ और ये नंबर आगे, तो 2 एल्यूमिनियम है +3 के, ये नंबर आगे लिखेंगे तो 3 सल्फेट हैं 2 नेगेटिव चार्ज के। अब इस केस के अंदर एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, तो 2 पे कितना होगा +6, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ रहा है +6। तो इसका मतलब है कि इसका n फैक्टर जो है वो कितना आ रहा होगा 6। तो मतलब अगर आपको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो वो इक्वल आएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय में 6। तो बच्चों आप ऐसे किसी भी सोल्ट, एसिड या बेस का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो और आपके पास कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी नॉर्मेलिटी का आंसर आ जाएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। अब मान लो कि वो हमारे को स्टेटमेंट में ये कह रहा है, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजोल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन कितना ले रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब और हमें क्या फाइंड करनी है इसकी नॉर्मेलिटी। तो देखो नॉर्मेलिटी का पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, तो भाई नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये गिवन मास बाय में इक्विवेलेंट मास 1000 इंटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखो 9.8 यहाँ पे क्या बता रखा है उसने हमारे को, गिवन मास, एन नॉर्मेलिटी में गिवन मास कितना है उसका 9.8। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड का अभी हमने इक्विवेलेंट मास निकाला था, H2SO4 एसिड है ना, तो एसिड की हम देख रहे थे बेसिसिटी, वो आ रही थी 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल था, मोलर मास डिवाइडेड बाय में बेसिसिटी। मोलर मास कितना आता है इसका 98 बाय में 2 करोगे तो कितना आएगा 49। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा होगा 49। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इनटू, अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का देखो यहाँ टर्म क्या है, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर सॉल्यूशन कितना बता रखा है उसने हमारे को 100, यहाँ पे क्या है 1000। इसको हम लिख सकते हैं 98/10 इंटू 49 इंटू, ये एक 0 बच रही थी तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2 नॉर्मल, ऐसे लिख सकते हो, या 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आप ऐसे नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हो यहाँ से। अब देखो हमने लास्ट टाइम टर्म पढ़ी थी मोलैरिटी, तो अब हम ये देखते हैं कि भाई मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है। भाई कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो वो कहता है दोनों चीज़ें फाइंड करो, तो आपको हर एक कैलकुलेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो नॉर्मेलिटी जो है
वो इक्वल आ रहा है W दैट इज गिवन मास बाय में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड कर रहे थे? मोलर मास डिवाइडेड बाय में एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी और एन फैक्टर। इनटू में वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में क्या आ रहा है यहाँ पे 1000। तो अब ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है? बेसिसिटी या एसिडिटी या एन फैक्टर इनटू में W दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या है 1000। अब देखो ये टर्म किसके इक्वल थी? गिवन मास बाय मोलर मास। ये क्या बता रहा था हमारे को? मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है? नॉर्मेलिटी जो है वो इक्वल होती है एसिड की बेसिसिटी या बेस की एसिडिटी या साथ में एन फैक्टर इनटू में मोलैरिटी। तो अगर एसिड का क्वेश्चन दे रखा है तो बेसिसिटी रख लेंगे, बेस का दे रखा है तो एसिडिटी रख लेंगे, या सोल्ट दे रखा है तो एन फैक्टर रख लेंगे। या कई बार हम क्या करते हैं कि बेसिसिटी और एसिडिटी को भी एन फैक्टर के अंदर ही काउंट करते हैं। भाई एक ओवरऑल टर्म ही लिख देते हैं एन फैक्टर। अब देखो दोनों टर्म्स को हम एक न्यूमेरिकल से सोल्व करते हैं। अब वही स्टेटमेंट कि 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व्ड है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो आपने इसकी नॉर्मेलिटी निकाली, अभी हमने नॉर्मेलिटी फाइंड की 2 है। अब हम इसकी फाइंड करते हैं मोलैरिटी। तो देखो मोलैरिटी के लिए हमने लिखा था कि जो मोलैरिटी है वो इक्वल आती है। अब देखो H2SO4 क्या है? एसिड। तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो पहले आप ऐसे ही लिख लो W बाय में M2। M2 क्या था? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000। देखो गिवन मास कितना है? 9.8। मोलर मास कितना होता है? 98। इनटू में वॉल्यूम कितना है? 100। इनटू में क्या है? 1000। इसको कैसे लिख सकते हैं? 98 बाय 10 इंटू 98। यहाँ 10 बच रहा है, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 मोलर। तो देखो इसकी मोलैरिटी जो है वो क्या आ रही है? 1 मोलर। नॉर्मेलिटी कितनी आ रही थी? 2 मोलर। अब देखो रिलेशन प्रूव होती है या नहीं? तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल थी? एसिड के लिए बेसिसिटी इनटू में मोलैरिटी। बेसिसिटी इसकी कितनी है? H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है? 2 इंटू मोलैरिटी कितनी है? 1। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी? 2। तो बच्चों यहाँ से आप ये ध्यान भी रख सकते हो कि आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको एक चीज़ पता हो तो। ओके, इसके बाद देखो जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है मोलैलिटी की। मोलैलिटी मतलब स्मॉल m। देखो मोलैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी
देखो मोलैलिटी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सोलवेंट। बच्चों ये जो टर्म है इससे पहली वाली टर्म से अलग है, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है पर केजी ऑफ सोलवेंट। पहले अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास दैट इज W डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मान लो मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू में 1000। आपको ना टर्म्स ध्यान रखनी है, उनकी यूनिट ध्यान रखनी है। यहाँ पे सॉल्वेंट ग्राम में है, पिछले यूनिट्स में भी क्वेश्चंस में भी जो यहाँ पे वॉल्यूम था वो हम सेंटीमीटर क्यूब में रख रहे थे। अब देखो इसकी जो आखिरी में यूनिट बनेगी वो बनेगी मोलल, ऐसे लिखते हैं या तो स्मॉल m या मोलल। अब इस टर्म का मतलब क्या है, देखो जो हमने मोलैरिटी पढ़ी थी, मोलैरिटी में हम ये कहते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि भाई सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सोल्यूट के, और बाकी बचा हुआ रेस्ट क्या है, सॉल्वेंट। अब अगर मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से बताऊं तो मान लो वो हमारे को ये कह देता है कि भाई हमारे को 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो टर्म 1 मोलर NaOH का क्या मतलब है कि 1 मोल इन 1 लीटर। हमने पढ़ा भी था कि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर। अब वो 1 मोलर कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल डिसॉल्व है कितने में, 1 लीटर में। तो बच्चों जब ये आप प्रैक्टिकली बनाते हो तो देखो इसको बनाते हुए आपको क्या करना है, आपको एक कंटेनर लेना है, NaOH के 1 मोल का जो मास है वो आता है 40 ग्राम। तो आप क्या करोगे, कंटेनर के अंदर 40 ग्राम तो लोगे NaOH, और मान लो कि ये 1 लीटर का मार्क है, तो आप 40 ग्राम NaOH रखोगे और साथ में रेस्ट क्या rखोगे, सॉल्वेंट। भाई दोनों चीज़ें मिला के कितनी होनी चाहिए, 1 लीटर। भाई दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या बनेगा, 1 लीटर बनेगा। लेकिन मोलैलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, भाई देखो वहाँ पे तो था पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट और सॉल्वेंट कितने हैं, यहाँ पे कह रहा है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। भाई 1 किलो सॉल्वेंट के साथ कितने सोल्यूट प्रेजेंट है। अब देखो सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब उसने हमारे को ये कह रखा है कि सॉल्वेंट कितना लेके चलना है हमने, 1 केजी। इसके बाद आपने साथ में क्या प्लस करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जब आप प्रैक्टिकली इसको लैब में बनाते हो तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मान लो कि वही टर्म है वो हमारे को ये कह देता है 1 मोलल NaOH सॉल्यूशन बनाना है आपको। तो भाई 1 मोलल NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 1 मोल NaOH प्लस 1 kg सॉल्वेंट। भाई टर्म का मतलब ही यही है, डेफिनेशन यही कह रही है कि 1 kg सॉल्वेंट के साथ कितने मोल हैं सोल्यूट के। तो 1 kg सॉल्वेंट लोगे और जितने मोलल सॉल्यूशन बता रखा होगा उतने मोल लोगे सोल्यूट के। मान लो कि वो हमारे को ये कह दे
कि 2 मोलर NaOH, तो हम क्या करेंगे 2 मोल लेंगे किसके NaOH के और साथ में 1 kg के ऐड करेंगे सॉल्वेंट। तो बच्चों ये फ़र्क है इन दोनों टर्म्स के अंदर जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद कई बार इस पे से ना क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या मोलैलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या मोलैलिटी चेंज होती है या मोलैरिटी चेंज होती है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। That is, those terms will change on changing temperature। भाई अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जिन भी टर्म्स के अंदर वॉल्यूम आ रहा होगा वो टर्म हमेशा चेंज होंगी। जैसे मोलैरिटी है, मोलैरिटी में वॉल्यूम यूज होता है। आप मोलैरिटी की डेफिनेशन भी पढ़ के देख लेना, यहाँ पे मैंने लिख भी रखी है। यहाँ पे लिख रहा है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि मोलैरिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट है, तो मोलैरिटी जो है टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होगी, विल चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। अब इसके साथ ऐसे ही नॉर्मेलिटी है, ऐसे ही स्ट्रेंथ है। आप डेफिनेशन देख सकते हो इन तीनों में वॉल्यूम आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन मोलैलिटी के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है मास। तो इसका मतलब क्या है कि जो मोलैलिटी है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, दैट इज विल नॉट चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। भाई अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो मोलैलिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। अभी हम एक और टर्म भी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन। अभी देखो मोलैलिटी के अंदर वॉल्यूम नहीं है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन में भी कोई वॉल्यूम नहीं आएगा। तो जहां पे भी वॉल्यूम की टर्म नहीं आ रही होगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब चेंज नहीं होगा टेम्परेचर चेंज करने पे, और जो वो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है वो टेम्परेचर चेंज करने पे हमेशा चेंज हो जाती है। अब बात ये आती है कि भाई ऐसा होता क्यों है, वाई दीज टर्म्स आर चेंज एंड मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन विल रिमेन सेम। तो देखो मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने 1 मोलर NaOH का 1 लीटर लिया हुआ है, ये 1 लीटर मार्क है। अब मैं इसको हीट कर रहा हूं, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे तो देखो क्या होगा कि यहाँ से इवेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पानी है, वाटर है, वो 100 डिग्री पे इवेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मान लो कि आपन ने वाटर का टेम्परेचर 100 से कम रख रखा है, मान लो 70 या 80 रख रखा है, उस टाइम पे वाटर इवेपरेट नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखो कि जब आप इसको हीट कर रहे हो बिलो बॉइलिंग पॉइंट, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। या आप देखना कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में कि पानी जो है वो ऐसे उबल रहा होगा ऊपर की तरफ, लेकिन वेपर नहीं बन रहे होंगे क्योंकि 100 पे वेपर बनेंगे। अब क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन कंटेनर का मास कितना रहेगा, सेम। भाई पानी बाहर तो जा नहीं रहा लेकिन उबल रहा है, तो वॉल्यूम तो ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन मास जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे भी है कि जिन टर्म्स के अंदर वॉल्यूम आता है तो वो टर्म टेम्परेचर चेंज करने पे हमेशा चेंज होती है। भाई वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है,
वो टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन जहाँ पे मास है तो मास बिलो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज नहीं होता। इसलिए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं और ये जो टर्म है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं। ओके, अब देखो, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। अब जैसे मान लो कि जो आप घर में बैटरीज देखते हो, जो इन्वर्टर बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है 38%। वो मान लो हमारे को ये कह रहा है कि 38% H2SO4 सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आपको इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है और आपको इसकी मोलैलिटी फाइंड करनी है। अब जितनी टर्म्स हमने अभी तक पढ़ी हैं वो सभी इस न्यूमेरिकल में कवर हो जाएंगी। अब देखो, सबसे पहले आपको परसेंटेज दे रखी है, कुछ नहीं बता रखा, तो परसेंटेज हमेशा वेट बाय वेट मान के चलनी है। अगर परसेंटेज में कुछ मेंशन नहीं है तो ड्यूरिंग सॉल्विंग न्यूमेरिकल यू विल यूज दैट एज वेट बाय वेट परसेंटेज। तो अब हम ये मान लेते हैं कि भाई ये हमारे को वेट बाय वेट परसेंटेज बता रखी है, तो पहले उसको सोल्व करो। 38% सल्फ्यूरिक एसिड वेट बाय वेट। देखो, पहला W किसके लिए होता था? सोल्यूट के लिए। दूसरा W किसके लिए था? सॉल्यूशन के लिए। भाई अब सॉल्यूशन कितने में है? ग्राम में। तो इसका मतलब क्या था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, जैसे हम पहले सोल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 38% क्या है? H2SO4, मतलब 38 ग्राम क्या होगा? H2SO4 है। रेस्ट बच कितना रहा है? 100 में से 38 गया तो 62 बच रहा होगा। 62 ग्राम क्या होगा यहाँ पे? वाटर। मान लो कि ये एक्वस है, या 62 ग्राम क्या होगा? सोलवेंट। जो भी आप यूज़ करना चाहो एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हो। तो भाई ये टर्म्स तो हमने सोल्व कर ली। अब सबसे पहले अगर मान लो आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है, आप फॉर्मूला लिखो, W दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू में 1000। अब देखो भाई W गिवन मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट क्या है? H2SO4, अमाउंट कितना है? 38। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है? 98 है, हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। अब देखो मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम, सोलवेंट का मास कितना है? 62 ग्राम। यही हमारे को चाहिए कि भाई मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम कितना आ रहा है? 62 ग्राम, और साथ में क्या है? 1000। पीछे यूनिट क्या आ जाएगी? मोलर। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो और वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी? मोलैलिटी। अब इसके बाद अगर आपको मोलैरिटी चाहिए तो W बाय M2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू में 1000। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन वाली टर्म कहाँ पे है? ये, लेकिन सॉल्यूशन किस में दिया हुआ है? ग्राम में। हमें किस में चाहिए? लीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में। इन सेंटीमीटर क्यूब रख लो क्योंकि ऊपर 1000 का रखा है। तो अब हम क्या करेंगे? इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में, यूजिंग डेंसिटी, जैसे हम पहले कर रहे थे। भाई डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
डेंसिटी कितनी बता रखी है 1.02, तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो टर्म क्रॉस ही कर लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास 100 ग्राम बाय में डेंसिटी 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो ऊपर चला जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास वॉल्यूम। तो ये 100 ग्राम सॉल्यूशन किसके इक्वल आ रहा होगा 100 डिवाइडेड बाय 1.02 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये टर्म्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वैसे ही W38 है, मोलर मास 98 है, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 100 बाय 1.02, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई इनटू में क्या आ जाएगा 1000। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी मोलैरिटी वैल्यू। होप सो बच्चों समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।